हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेज में आप स्टडी कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों के लिए ही डिफरेंट मेथड्स को प्रीवियस क्लासेज में स्टडी कर लिया है। अगर हम उनको यहाँ पर रखना चाहें तो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड थर्ड मेथड है इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन एंड फोर्थ मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड स्टूडेंट लास्ट हम कहें इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन। स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए भी हमने डिफरेंट मेथड्स प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट्स, आप उनका यूज रेगुलरली करते रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे फंक्शंस आपको मिलेंगे जिनका इंटीग्रल आप इन मेथड्स की हेल्प से देने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहेंगे, या हम कह सकते हैं आप नहीं दे पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उन फंक्शंस का इंटीग्रल देने के लिए हो सकता है आज का टॉपिक आपको हेल्प करे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो प्रॉपर्टीज है ओनली डेफिनेट इंटीग्रल में ही हम यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 101% एग्जाम जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होता है, न बना है, और उम्मीद हम करते हैं नहीं बनेगा जहां से जिसमें यहां से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया हो। इसलिए आपको काफी फोकस होकर और काफी सीरियसली आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आपको काफी इसका बेनिफिट भी होने वाला है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, इसको हम P1 से डिनोट कर देते हैं। P1 प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर क्या है, आपको कोई भी ये फंक्शन गिवन है स्टूडेंट्स, ये फंक्शन है f ऑफ x, इसका विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रल लेना है, लेकिन ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, इंटीग्रेशन के लिए है। तो इसकी जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट क्या है b। स्टूडेंट्स, यहां पर ये प्रॉपर्टी आपको क्या समझाता है, क्या सिखाता है, ये आप देख लीजिए। इस फंक्शन का जो वेरिएबल है वो आप देख पा रहे हैं, कौन है वो, x है। तो यहाँ पर P1 से हमें क्या सीखने को मिलता है, P1 हमें क्या सिखाता है, तो वो इस प्रकार से है कि इसके वेरिएबल को अगर आप चेंज कर देते हैं किसी अदर वेरिएबल से, तो आप इस इंटीग्रल की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं पाते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। कैसे, देखिए आप, यही इंटीग्रेशन है। फंक्शन भी हमने चेंज नहीं किया है, फंक्शन को एज इट इज रखा है, ओनली वेरिएबल को चेंज करेंगे। x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, t से। इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू t हो जाएगा। इसके लिमिट्स को भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या चेंज किया है। ये गिवन फंक्शन है या गिवन इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल में हमने क्या चेंज करके ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर लिखा है, वो आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ओनली हमने चेंज किया है इस फंक्शन के वेरिएबल को। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x। उस वेरिएबल x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, t से। तो t से रिप्लेस किया है, उसके अलावा हमने लिमिट्स में कोई चेंज नहीं किया है। a to b है, यहाँ भी लिमिट्स क्या है, a to b। तो क्या देखते हैं, ऐसा करने पर दोनों इंटीग्रल्स इक्वल होते हैं। दोनों के दोनों इंटीग्रल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल रहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप जो इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे इसका वेरिएबल चेंज करना चाहिए, और कई परिस्थिति ऐसी बनती भी है जहां हम वेरिएबल को चेंज करते हैं। ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी तो वहां मजबूरी में आपको चेंज करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करती है कि वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, लिमिट्स के साथ आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कैसे हुआ इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले। काफी सिंपल है, ये गिवन है a to b fx dx। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप इसकी वैल्यू को, हम इसका इंटीग्रल लिखते हैं। f ऑफ x का इंटीग्रल है कैपिटल F ऑफ x। आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल है, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, अभी इसमें लिमिट्स को पुट करना बाकी है, पुट करना होगा आप लोगों को। ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है। फर्स्ट इस फंक्शन का आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रल लिख देंगे। अब आपको ये लिमिट्स को पुट करना होता है, तो कैसे पुट करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम कहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट्स, तो ये गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हो गई है। इसमें हमने वेरिएबल को चेंज किया, हम इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट हमें यहां से मिलता है। f ऑफ t, या वेरिएबल को हमने t के फॉर्म में लिया है। f ऑफ t, इसका इंटीग्रल क्या होगा, फंक्शन तो वही है, केवल वेरिएबल चेंज हुआ है। तो f ऑफ t कैपिटल F, इस फंक्शन का हम इंटीग्रल ले रहे हैं। लिमिट्स, फंडामेंटल थ्योरम से लिमिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पुट करते हैं फंक्शन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट आप अपर लिमिट को पुट करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, यहां से दोनों रिजल्ट्स को मिलाइए। आप रिजल्ट को मिलाने के बाद क्या कह सकते हैं कि जो गिवन इंटीग्रल है वो इक्वल होता है कि हमने इस इंटीग्रल में फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करके जो इंटीग्रल हमने लिखा है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम P1 से डिनोट करते हैं। एज एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं, काफी सिंपल है। एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए cos ऑफ x dx। स्टूडेंट्स, आप इसकी लिमिट ले सकते हैं 0 to π/2। काफी सिंपल स्टूडेंट्स, क्या होगा इस cos ऑफ x का इंटीग्रल, sin ऑफ x। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, अपर लिमिट फर्स्ट पुट किया जाएगा, sin π/2 माइनस sin 0। रिजल्ट देखिए आप, sin π/2 का रिजल्ट कितना होता है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या लगता है कि P1 का हम इस इंटीग्रल पर यूज करते हैं, और P1 क्या बोलता है, आपको केवल फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करना है अदर वेरिएबल से। अदर वेरिएबल में आप थीटा ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, फाई, साई, जो आपको अच्छा लगता है, जो सुटेबल हो वो वेरिएबल ले सकते हैं। लिमिट्स में आप चेंजेस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहां पर वेरिएबल क्या ले लिया, थीटा। तो इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा। ये लो, हमने x को किससे रिप्लेस किया, यहां पर थीटा से कर दिया, डी थीटा। डायरेक्टली आपको इसमें कुछ भी नहीं, dx की वैल्यू रखनी है, डायरेक्टली आपको रिप्लेस करना है। x आपको हमने चेंज किया किससे, थीटा से, तो dx चेंज हो जाएगा डी थीटा। ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर x इज इक्वल टू थीटा, dx इज इक्वल टू डी थीटा। ऐसे अगर आप लिमिट्स को भी देखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 0, थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2, देन थीटा की वैल्यू क्या है, π/2। तो वो चेंजेस नहीं आता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यो जैसे करना वैसा ही है, तरह से उसी से प्रॉपर्टी को यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब इसका इंटीग्रल राइट लीजिए आप स्टूडेंट्स, साइन ऑफ थीटा, लिमिट है 0 to π/2। स्टूडेंट्स, साइन π/2 माइनस साइन 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमने स्टूडेंट्स क्या नोट किया, यहां से नोट किया कि जो भी फंक्शन आपको गिवन है उस फंक्शन के वेरिएबल को यदि हम चेंज कर देते हैं, लिमिट्स को चेंज नहीं करते हुए उनमें कोई चेंजेस नहीं रखना है, लिमिट्स के साथ कोई चेंज नहीं करना है, ओनली वेरिएबल्स को चेंज करने पर जो फंक्शन का इंटीग्रल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी काफी सिंपल है,
और स्पेशल केसेस में इसको हम यूज भी लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस टॉपिक हम लोग लेंगे स्ट्रेस सेकंड प्रॉपर्टी है P2 प्रॉपर्टी सेकंड। इसमें क्या होता है, ये गिवन इंटीग्रल है और हमें करना क्या है, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं करना। इस बार हम क्या करेंगे, इसके जो लिमिट्स है इनको हम इंटरचेंज करने वाले हैं। ओनली लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे। कैसे, लोअर लिमिट को अपर लिमिट के प्लेस पर, अपर लिमिट को लोअर लिमिट के प्लेस पर। वेरिएबल में चेंजेस हमें नहीं करना है। जैसे हमने P1 में देखा, P1 में ओनली वेरिएबल को चेंज किया गया, लिमिट्स में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। तो हमने क्या देखा कि जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू पर, उसके साइन पर कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सिस्टम को, वेरिएबल को विदाउट चेंज रखते हुए आपको इंटरचेंज करना है किसको, लिमिट्स को। तो स्टूडेंट्स ऐसा हम कर लेते हैं, ए लोअर लिमिट है, इसको अपर पोजीशन पे रख देता है, बी अपर से लोअर पोजीशन पे रख देता है। फंक्शन और उसके वेरिएबल में कोई चेंजेस हमने नहीं रखा है। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, दोनों इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन साइन अपोजिट रहता है। साइन अपोजिट रहेगा। कैसे, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -5। इसकी वैल्यू -5 आपको मिलती है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, +5। वैल्यू सेम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है, तो हम इन दोनों के बीच कभी भी इक्वल साइन यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट इक्वल होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। हाँ, इनको इक्वल लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है, यदि हम इसको या इसको दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों का साइन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम हो जाएगा तो दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, इक्वल। यूं समझिए आप, ये 5 है, ये -5 है, आप क्या लिखेंगे इनके बीच, नॉट इक्वल। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, 5 और ये -5, यदि आप इस -5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा स्ट्रेंथ यहां होता है कि यदि आप किसी भी गिवन इंटीग्रल के लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, उस इंटीग्रल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। पहले आपने उसके इफेक्ट को जाना। इफेक्ट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। हम काफी अच्छा खासा इस प्रॉपर्टी को यूज आने वाले क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए आप क्या करेंगे कि ये एक फंक्शन है, इसकी लोअर लिमिट या अपर लिमिट है। कभी ऐसा हमें लगे कि लिमिट्स को चेंज करने से हमें यहाँ आंसर देने में फायदा होने वाला है, कोई बेनिफिट होगा, ज्यादा तेजी से आंसर दे सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे सामने आती है तो हमें लिमिट्स को चेंज करना होता है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि लिमिट्स को चेंज करने पर क्या इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंजेस आता है, तो उत्तर मिलता नहीं आता। तो क्या उसके साइन में चेंजेस आएगा, तो आंसर मिला हाँ जरूर, साइन नेगेटिव आएगा। तो फिर क्या किया जा सकता है, हमें लिमिट्स को तो चेंज करना है, क्योंकि लिमिट्स को चेंज किए बिना हम आंसर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो लिमिट्स को चेंज करना हमारे लिए कंपल्सरी हो गया है। तो हमें उसके प्रभाव को जानना पड़ेगा। प्रभाव क्या मिला, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन साइन में चेंज आ जाता है। तो साइन में चेंज आता है तो साइन के चेंज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, जो फंक्शन है जहां आपने लिमिट्स को चेंज कर दिया उस इंटीग्रल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से करेंगे। इस डायग्राम से स्टूडेंट ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां लिमिट है a टू b, फर्स्ट जो गिवन इंटीग्रल है लिमिट है a टू b, हमने क्या कर दिया यहां पर b टू a, b फर्स्ट हो गया a आ गया, मतलब डायरेक्शन को चेंज करें एक तरह से। पहले u था फिर हमने क्या कर दिया, u कर दिया। तो जो फर्स्ट मेथड था उसका ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो आप जानते हैं इसको पॉजिटिव बोलेंगे तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, इसको नेगेटिव बोलेंगे तो इसको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप एक दूसरे के साथ क्या हो गए, नेगेटिव हो गए।
ये जो आप देख रहे हैं शेडेड रीजन देख रहे हैं, इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बाउंडेड रीजन किस किस से वो बाउंडेड होगा वो देख लीजिए आप। ये फंक्शन, ये कर्व है, इस फंक्शन का कर्व है x इक्वल टू ए, x की लिमिट है, x इक्वल टू ए लाइन है, x इक्वल टू बी ये सेकेंड लाइन है, एंड dx ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इन चारों से जो बाउंडेड रीजन है, उस रीजन का जो एरिया होता है वो हमेशा एक डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने P2 के अंदर क्या स्टडी किया है कि यदि हमें लिमिट्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना हो तो इंटरचेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगेगी, आपको साथ की साथ क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। यदि आपने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के क्या होगा, नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइन क्या होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होंगे? क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया। दोनों के साइन को इक्वल करने के लिए जो माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है वो आपने नहीं किया। तो स्ट्रेस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से समझना होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन में लेता है एक्स स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 to 2, इसका इंटीग्रल क्या होगा आप देखिए। इसका इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3। फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। फंडामेंटल जो थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। काफी सिंपल भी है। अपर लिमिट को पुट करेंगे आप, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू 7 बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको चेक कीजिए, इसके लिमिट्स को चेंज करके 2 1 लोअर एंड अपर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया है। फंक्शन और वेरिएबल्स में कोई चेंजेस नहीं रखेंगे आप। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू x, x क्यूब अपॉन 3 to 1। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहता है, अपर लिमिट को फर्स्ट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो 1 क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 माइनस 7 बाई 3। अब स्टूडेंट आप यहां से समझ पा रहे होंगे जो गिवन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू है 7 बाई 3। गिवन इंटीग्रल में हमने क्या चेंजेस किया, लिमिट्स को चेंज किया। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू हमें मिलती है वो माइनस 7 बाई 3। आप इन दोनों को मैच करेंगे तो वैल्यू सेम है, लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव है, अगर इन दोनों को इक्वल बोलना चाहे तो नहीं बोल पाएंगे। ऐसे अगर हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर dx ये गिवन है, और ये आपने लिमिट्स को चेंज करने के बाद जो इंटीग्रल आपको मिला ये है। ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। लेकिन यदि हम इनको इक्वल, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल P3 स्ट्रेंथ काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टली जितने भी मेथड आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं उनका यूज करके आप इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में ये प्रॉपर्टी काफी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो हम इस टॉपिक से, इस प्रॉपर्टी से स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेस होता क्या है, इस इंटरवल के बिटवीन a to b के बिटवीन ये जो फंक्शन है अपना बिहेव चेंज करता हो, कहीं भी जाके अपने आप को चेंज करता हो, जिसके कारण में काफी अचानक चेंज आपको लगता हो, तब आप देखेंगे इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को आप P3 की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहां से देखिए f ऑफ x यदि इस इंटरवल के बिटवीन a to b के बिटवीन
आप इस फंक्शन को ड्रा करते हैं तो ये कर्व कैसे मिलता है, देखिए आप A to B इसके बिटवीन हम ड्रा कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये कर्व कैसे मिल रहा है, यहां से आप ये कर्व हो गया, उसके आफ्टर ये अपने आप के बिहेव को चेंज कर लेता है। ये यूं जा रहा था, इसका ये अपने आप में एक बिहेव था, लेकिन इसने अपने आप को चेंज करके एक डिफरेंट नेचर यहाँ पर रखा है, ये अपने आप को चेंज कर रहा है इससे। तो इस पॉइंट पर आके चेंज करता है, इस वजह से डायरेक्टली A to B के बिटवीन इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आप राइट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन ये फंक्शन अपने बिहेव को सेम नहीं रख पाता है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं जाके क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो फिर क्या किया जाना चाहिए, इस पॉइंट को हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा, यहाँ पर एवेल्यूएट करना होगा। एक बार हम इसको ले लेते हैं, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू सी। हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू सी। सी की क्या विशेषता है, c यहाँ पर है, c इज ग्रेटर देन टू a बट लेस देन टू क्या है, b। a एंड b के बिटवीन यहाँ पर पॉइंट कौन है, c पॉइंट है, जो a एंड b के बिटवीन है। इसका मिड पॉइंट होना कहीं कंपल्सरी नहीं है, मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए मिड पॉइंट ही होगा, ऐसा यहाँ पर आवश्यक नहीं है। ये इन दोनों के बिटवीन कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वो पॉइंट होगा जहां पर ये फंक्शन f(x) अपने नेचर को चेंज करता है, अपने व्यवहार को बदल देता है। इसका व्यवहार यहां से यहां तक एक जैसा था, लेकिन इस पॉइंट पे आते इसका बिहेव क्या हो गया, चेंज हो गया, इसने अपने नेचर को चेंज कर लिया। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा, और इस पॉइंट की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल टू सी, जो a एंड b के बिटवीन है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का इंटीग्रल इस प्रॉपर्टी P3 की हेल्प से हम कैसे देंगे, देखिए आप लोग, हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को टू इंटीग्रल के सम में यहां राइट करने वाले हैं। जो गिवन इंटीग्रल है इसको टू डेफिनेट इंटीग्रल के सम में हम राइट कर रहे हैं। कैसे, फंक्शन में कुछ चेंज नहीं करेंगे आप, f ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x है, ये विद रेस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, यहाँ पर a to b था, लेकिन यहां से देखिए आप, यहां से यहां तक इसका बिहेव एक जैसा था, लेकिन यहां से यहां तक इसका बिहेव क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहां से स्टडी कीजिए आप, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू c तक इसका बिहेव एक जैसा है, और c टू b तक क्या इसका बिहेव एक जैसा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट्स को कैसे राइट करना है, a टू c एंड c टू b। इस प्रकार से इस इंटरवल ab को हम टू इंटरवल में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए a टू c एंड प्लस c टू b। इसका मतलब आप यूं भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, कैसे, इस डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है, प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया है, ये जो आप शेडेड रीजन देख रहे हैं, बाउंडेड शेडेड रीजन, इसका एरिया डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बाउंडेड रीजन का एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि इस फंक्शन का डेफिनेट इंटरवल इन लिमिट्स के बिटवीन हम लोग राइट कर पाए, कैलकुलेट कर पाए। तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या हो गया, क्यों नहीं इस एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करें, इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो हमने यहाँ इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करी है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। हमें कंप्लीटली ये रीजन का एरिया चाहिए, तो हमने क्या सेकंड ऑप्शन देखा कि हम इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकंड इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों का हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, और सम लेने के हम बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये कंप्लीटली एरिया हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये इसका एक ऑप्शन है, इसके पीछे का ये लॉजिक है। डायरेक्टली हम बात करते हैं, तो आप ये बाउंडेड रीजन का एरिया है, तो हमने राइट साइड में कैसे रिप्रेजेंट किया है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला बाउंडेड रीजन का एरिया।
और सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल, ये सेकंड बाउंडेड रीजन, ये वाला ये एरिया है। तो हमने क्या किया, ये फाइंड आउट किया प्लस ये फाइंड आउट किया, फाइनली हमें टोटल फाइंड आउट हो गया जो इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू एक बाउंडेड रीजन का एरिया डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, एक इंटरवल गिवन है a to b, आप क्या देखते हैं इस इंटरवल के बिटवीन ये फंक्शन अपने आप को एक जैसा नहीं रख पाता है, एक जैसा व्यवहार नहीं रख पाता है, ये इस इंटरवल के बिटवीन अपने बिहेव को चेंज करता हो, तब हमें क्या करना होता है, ये सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल को आप डबल डेफिनेट इंटीग्रल में, डबल डेफिनेट इंटीग्रल के सम में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब क्या है, जो सी आप यूज कर रहे हैं वो a एंड b के बिटवीन कोई रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये इसकी शर्त है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप P3 को आप तैयार करेंगे। इसका जनरली जो फॉर्म होता है, क्वेश्चन होता है, क्या हम केवल और केवल एक ही वैल्यू को यहाँ पर ले सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ये गिवन डेफिनेट इंटीग्रल स्टूडेंट्स, और हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b। हम चाहे तो इसे कई डेफिनेट इंटीग्रल के सम में भी राइट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशंस भी बन सकती है। यहां पर हम लेंगे c1 greater than a and c2 is greater than c1 and c3 greater than c2। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ऐसे करते करते cn एंड लास्ट आ जाएगा b। आप जब देखेंगे इस इंटरवल को तो फर्स्ट क्या है, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट कौन है b, तो ये a हो गया, ये कौन हो गया b। इन दोनों के बिटवीन आप सिंगल रियल नंबर ले सकते हैं, 2 रियल नंबर ले सकते हैं, 3 रियल नंबर ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7 एंड रियल नंबर भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे P3 का यूज करके इस सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल को आप मैनी डेफिनेट इंटीग्रल के सम में आप राइट करेंगे, ये P3 आपको हेल्प कर रहा है। कैसे करना है स्टूडेंट्स, फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, फंक्शंस को आप कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम फंक्शंस के चेंजेस को देखेंगे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स कैसे देखिए आप लोग, लास्ट और हम राइट कर देते हैं fx dx। अपर में क्या है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर a और अपर लिमिट कौन है b, तो एंड पर आएगा अपर लिमिट, ये हो गया a to b। दोनों के बिटवीन हमने मैनी रियल नंबर यहाँ पर यूज किया है। फर्स्ट है c1, तो c1 यहाँ ले लेंगे, c1 अपर लिमिट हो गया, तो इसमें c1 क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। नेक्स्ट c2 अपर लिमिट, तो यहाँ कौन हो जाएगा, लोअर लिमिट c2। नेक्स्ट c3 यहाँ अपर लिमिट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। ऐसे करते करते आप आ जाएंगे b अपर लिमिट है, तो b से पहले कौन है cn, तो ये cn हो जाएगा। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपको, ये आपने क्या किया, एक डेफिनेट इंटीग्रल को 2 डेफिनेट इंटीग्रल के सम में राइट करना सीखा। इसको हम प्रॉपर्टी 3 के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि आप एक डेफिनेट इंटीग्रल को अनेक डेफिनेट इंटीग्रल के सम में राइट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं बेनिफिट को बोलना चाहूं तो आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। अब करना क्या है, आपके पास जो प्रीवियस मेथड है आप उन्हीं का यूज करेंगे। तो आप हर एक मेथड जिसका आंसर देना चाहेंगे तो किसी भी मेथड की हेल्प से आप इस डेफिनेट इंटीग्रल को एवेलुएट नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली आपके पास एक ऑप्शन होगा, क्यों नहीं इस डेफिनेट इंटीग्रल को
2 या 3, 4, 5 मैनी डेफिनेट इंटीग्रल के सम में हम राइट करें, जैसे ये 2 डेफिनेट इंटीग्रल का सम हो गया, ये n डेफिनेट या मैनी डेफिनेट इंटीग्रल का सम हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, इसका इंटीग्रल आप देखते ही दे पाएंगे, ये इंटीग्रल भी दे पाएंगे, ये भी दे पाएंगे, ये भी दे पाएंगे। तो सभी इंटीग्रल की वैल्यू को आप देखते ही दे देंगे, तो आप इन सबका इंटीग्रल लेकर सबका क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, और सम आते ही इसका रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफी सिंपल है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसको स्टडी और करते हैं। स्टूडेंट्स, P3 से रिलेटेड एग्जांपल लेने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि P3 का यूज जनरली किस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने में हम लोग लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है, आंसर काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर है कि जब फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में हो, तब 100% आप P3 का यूज लेकर ही इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल लिख सकते हैं। स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी सिंपल भी है इसकी पहचान। इस प्रॉपर्टी का यूज आप किस डेफिनेट इंटीग्रल में करने वाले हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है, गिवन फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में होना चाहिए। यदि फंक्शन मॉडुलस के फॉर्म में है, तब 100% आप प्रॉपर्टी 3 का यूज करके ही उस डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल जो हमने लिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन है mod ऑफ x है, और mod ऑफ x आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से डायरेक्टली इस फंक्शन का इंटरवल के बिटवीन आप इंटीग्रल दे सकते हो, नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमें करना क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा जो हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की कैलकुलेशन में हेल्प करने वाली है। तो स्टूडेंट देखिए आप कैसे, mod ऑफ x का जो नॉलेज है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेज में आपने ले रखा है। mod ऑफ x, यदि हम इस mod ऑफ x को विदाउट मोड राइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें मोड न हो, तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, जो मोड के इनसाइड फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 राइट करें, x इज इक्वल टू 0। मोड के इनसाइड जो फंक्शन होता है, अभी क्या है यहाँ पर x है, तो इसको इक्वल टू क्या राइट कर देंगे, आपको 0 राइट करना है, तो 0 हो जाएगा। 0 वो पॉइंट है जो न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। न्यूट्रल पॉइंट को का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर ये जो x है, इनसाइड में जो x है, ये नेगेटिव भी नहीं होता तो ये पॉजिटिव भी नहीं होता, लेकिन 0 के पीछे, 0 के आगे ये नेगेटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, पॉजिटिव। तो हमें करना क्या होता है, यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। आप चाहे तो एक नंबर लाइन ले सकते हैं, ऐसे एक नंबर लाइन ले लेंगे स्टूडेंट्स, और यहां पर 0 पॉइंट ले लेंगे, ये हो गया x इक्वल टू 0। अब ये x इक्वल टू 0 इस लाइन को क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक राइट साइड और एक क्या है, लेफ्ट साइड। ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब देखिए x लेस देन 0, x लेस देन 0, आप सोचिए कोई भी, अगर x की वैल्यू आप 0 से लेस देन लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे -1 ले लिया आपने, तो यहाँ पुट कीजिए आप इनसाइड में -1, उसका मोड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अभी मोड नहीं लेना है आपको, इनसाइड में पुट करना है, और उसके साइन को पढ़िए आपको, साइन क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव, तो इसका इनसाइड साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो आप भी फंक्शन के साथ क्या लगा दीजिए, नेगेटिव। मोड को हटा देना है और उसके साथ क्या लगा देना है, माइनस, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, जो पॉजिटिव होती है, जैसे 1 2 3 4 5, इनमें कोई भी एक वैल्यू पकड़ लीजिए आप, जैसे मैंने लिया 2 का साइन क्या है, प्लस,
तो इसको प्लस के साथ यूज कर लीजिए। ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा करना है आप लोगों को। तो ये देखिए, ये जो मोड फंक्शन है वो विदाउट मोड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अगर आपको इसका इंटीग्रल राइट करना हो तो आप कहेंगे मुझे तो नहीं आता, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, लेकिन इस फंक्शन का इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस फंक्शन का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हम कहें इसका इंटीग्रल हम नहीं जानते, लेकिन जैसे इस फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, विदाउट मोड फॉर्म में ले आएंगे, तो आप क्या कहेंगे, उसका इंटीग्रल तो हम जानते हैं। तो यही कार्य आपका ये जो प्रॉपर्टी थर्ड है, ऐसा करने में आपको हेल्प कर देती है, आप इंटीग्रल राइट कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब देखिए -1 का है यहाँ पर, ये -1 है, ये इसका लोअर लिमिट है, ये कौन है यहाँ पर, अपर लिमिट है, ये अपर हो गया। अब क्या होगा इस फंक्शन के साथ में, इस फंक्शन मोड ऑफ एक्स, यहां से यहां तक इसका नेचर और यहां से यहां तक का नेचर दोनों डिफरेंट नेचर होंगे। इस इंटरवल के बिटवीन इसका नेचर सेम रहेगा और इस इंटरवल के बिटवीन इसका नेचर सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों का जो नेचर है यहां और यहां का नेचर क्या होगा, डिफरेंट। तो क्या करना होगा हम लोगों को, इसको इस प्रकार से राइट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको डायग्राम से भी आपके सामने एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये हो गया y = -x, इसका डायग्राम इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट्स, y = -x ये लाइन होती है, और ये क्या हो जाएगा, y = x। आसानी से ड्रा कर सकते हैं, लाइन है x एक्सिस y एक्सिस। अब स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पर, ये क्या है आपका लोअर लिमिट, क्या है यहाँ पर 1 है ना, ये -1, तो ये हो गया x = -1 और ये हो गया x = +1। स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, x = -1 to +1 के बिटवीन जो बाउंडेड रीजन है वो एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ये कंप्लीट। तो आप क्या देख रहे हैं, -1 to 0 तक जो फंक्शन का नेचर है वो यूं है, ये डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, और जैसे 0 to 1 पे जाता है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज फॉर्म में जा रहा है, तो नेचर चेंज हो जाता है। तो डायरेक्टली यहां से यहां तक का डायरेक्ट जो रीजन है, ये रीजन, उसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो P3 कैसे हेल्प करता है कि आप ऐसा एक पॉइंट पढ़ लीजिए यहाँ पर, जैसे 0 हो गया, x = 0, तो -1 to 0 ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और 0 to 1 ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और दोनों को हम क्या ले लेंगे, सब ले लेंगे, और सब आते ही क्या जाएगा, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है गिवन है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। और इस डेफिनेट इंटीग्रल, इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है इसका मीनिंग, ये जो शेडेड रीजन है, ये प्लस ये दोनों कंप्लीट, इसका जो एरिया होगा वो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, तो हम कैसे करने वाले हैं, P3 का यूज लेंगे, और P3 क्या कहता है, इसे 2 इंटीग्रल के सम में आप राइट करेंगे, 2 इंटीग्रल्स के सम में, फर्स्ट सेकंड। इसका लोअर लिमिट क्या है, -1, इसका अपर लिमिट क्या है, +1, -1 to +1। इन दोनों के बिटवीन आपको एक रियल वैल्यू पकड़नी है, जैसे हमने 0 पकड़ लिया, यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से समझ सकते हैं, 0 फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, mod of x with respect to x, mod of x with respect to x। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको देखना -1 to +1, -1 to 0, इनके बिटवीन mod of x को यदि हम विदाउट मोड राइट करना चाहते हैं तो क्या होगा, काफी सिंपल स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर मॉडुलस फंक्शन को विदाउट मॉडुलस रखना हो तो केवल उसका साइन चेंज होता है, या तो उसके मल्टीप्लाई में प्लस होगा या उसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, माइनस होगा। अब कैसे हम पहचाने कि प्लस या माइनस, इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे है, यहां से देखिए, आप mod of x है, आप जिस इंटरवल में mod of x की वैल्यू को चाहते हैं, विदाउट मोड चाहते हैं, उस इंटरवल में आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी -1/2 ले लिया, यहाँ -1 to 0, -1/2। अब -1/2 आप पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप माइनस के साथ रख दीजिए।
क्योंकि जीरो से कोई भी लेस देन वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो पॉजिटिव होगी तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो x की वैल्यू है, जो उसका साइन है, उसी के साथ आपको इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, मोड साइन को हटा देना है। ओके स्टूडेंट, देखिए आप -1 to 0, इसके बीच में क्या है, कोई भी x की वैल्यू लीजिए नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये -1 to 0 हो जाएगा माइनस ऑफ x dx। 0 to 1 के बीच इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये प्लस के साथ आ जाएगा, प्लस ऑफ x dx। अब काफी सिंपल है, -1 to 0 x dx प्लस x dx। लिमिट क्या है स्टूडेंट्स की, 0 to 1। अब आप जब देखेंगे इस इंटरवल में जो फंक्शन है वो x है, जिसका इंटीग्रल हम जानते हैं, इस इंटरवल का जो फंक्शन है वो भी x है, इसका इंटीग्रल भी जानते हैं। हालांकि ये -x है लेकिन माइनस तो x पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम आउटसाइड में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2। या फंक्शन को कॉमन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के इंटीग्रल सेम, सॉरी दोनों की लिमिट सेम नहीं है। -1 to 0 प्लस 0 to 1, सॉरी इंटीग्रल लिख दीजिए, x²/2, लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, 0 to 1। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0/2 -1 का स्क्वायर/2, ये हो गया स्टूडेंट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। 1/2 1²/2 -0/2। कितना सिंपल है स्टूडेंट, देखिए आप, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 1/2। स्टूडेंट्स क्या मिला आपको आंसर, इसका आंसर मिल रहा है 0। आंसर क्या मिल रहा है आपको स्टूडेंट्स, यहां पर इसका आंसर आ गया है 0, आंसर आ गया। कितना आसान सा है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर mod ऑफ x+2, इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x आपको डेफिनेट इंटरवल देना है, इन लिमिट्स के बिटवीन आपको डेफिनेट इंटीग्रल देना है। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में जो फंक्शन है वो मॉडुलस साइन के साथ हो, मॉडुलस के फॉर्म में हो, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर P3 का यूज करना है। जो प्रॉपर्टी थर्ड है डेफिनेट इंटीग्रल के लिए, हम डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रॉपर्टी थर्ड है उसका यूज आप कहाँ करेंगे, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल जब भी आपको लिखना हो आप P3 का यूज करेंगे। अब P3 का यूज कैसे करते हैं, अब देखिए आप यहाँ मॉडुलस के इनसाइड देखिए आप x+2 को आप एक बार ले लीजिए, x+2 इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना होता है आपको स्टूडेंट्स, x+2 इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब ये वो पॉइंट हो गया है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, उदासीन बिंदु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये जो x+2 है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, और 0 को आप नेगेटिव भी नहीं बोलते तो पॉजिटिव भी नहीं बोलते। अब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में ये डिफरेंट साइन रखेगा, एक तरफ नेगेटिव रखेगा तो एक और क्या रखेगा, ये पॉजिटिव रखेगा। और हमें यहाँ साइन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, साइन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कैसे करने वाले स्टूडेंट्स को देखिए आप, ये इनके बिटवीन हो गया, इसको हम मैं डायग्राम से भी बता सकता हूं ऐसे। यह हो गया आपका x इक्वल टू -2। अब आप लिमिट देख लीजिए स्टूडेंट्स, -3 to 0, तो आप जानते हैं ये आपका -3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, कहीं भी ले सकते हैं। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब आपको स्टूडेंट देखना है, ये आपका इंटरवल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इनके बिटवीन कौन है, ये C है। अब ये जरूरी नहीं मिड पॉइंट हो, मिड होना कहीं भी कंपल्सरी नहीं है, इन दोनों के बिटवीन कोई भी ये रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें 2 इंटरवल हो गए, -3 to -2 एंड -2 to 0। ऐसे स्प्लिट्स आप कर लीजिए। तो क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर, -3 to
-2 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा -2 to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फंक्शंस क्या हो गया यहाँ पर, मोड ऑफ x प्लस 2, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा हम लोगों को, dx प्लस लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर -2 to 0 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। अब करना क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल आप तभी यहाँ पर दे सकते हैं जब ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो विदाउट मॉडुलस फॉर्म में हो, विदाउट मॉडुलस। अब इसको विदाउट मॉडुलस कैसे करते हैं, ये काफी इजी है, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे आपको। तो देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन कोई भी एक नंबर चूज करके आप ये देख सकते हैं, एक सिंगल नंबर से आप आंसर दे सकते हैं। -3 to -2 के बिटवीन कोई नंबर ले लीजिए आप, कोई भी नंबर स्टूडेंट यहाँ से इन दोनों के बिटवीन, तो आप क्या कह सकते हैं इन दोनों के बिटवीन कौन होगा, -2.5 कह सकते हैं हम लोग, -2.5 पुट कीजिए आप इनसाइड इसमें, -2.5 को पुट कीजिए, -2.5 प्लस 2 तो -0.5। मॉडुलस को यूज नहीं करना है आपको, मॉडुलस को एक बार इग्नोर कीजिए, तो इनसाइड का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो आप भी इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 और मॉडुलस को आप यहां से हटा देंगे प्लस -2 to 0। इस इंटरवल में चेक करना है इसका साइन क्या आता है। अब जैसे इन दोनों के बीटवीन में हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स क्या ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, बताइए क्या होगा, 0.5 तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, सॉरी, क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर -0.5, नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेस देन 0 ना स्टूडेंट्स, रखिए आप पुट कीजिए -0.5 प्लस 2, तो आप क्या देख रहे हैं +1.5, पॉजिटिव आ रहा है। आप और कोई नंबर भी ले सकते हैं इन दोनों के बीच में, ऐसा नहीं कि कोई यही ले, कोई सिंगल नंबर लेकर आपको यह पुट करना है। पुट करने के बाद यदि ये नेगेटिव आ जाता है तो आप मॉडुलस को हटाते हुए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉजिटिव आ जाता हो तो मॉडुलस को हटाते हुए पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करना स्टूडेंट्स, जब हमने पुट किया तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 2 dx। कितना इजी है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, आपका इंटीग्रल तो हम जानते ही नहीं है, आपका भी नहीं जानते हैं क्योंकि मॉडुलस साइन है। जैसे हमने मॉडुलस को विदाउट मॉडुलस फॉर्म में किया फंक्शन को, इंटीग्रल हम जानते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x -3 to -2 प्लस इसका इंटीग्रल हो जाएगा x² प्लस 2, लिमिट होगा -2 to 0। काफी सिंपल है, कितना आसान हो गया। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ से क्या समझा, जब तक फंक्शन के साथ मॉडुलस है तब तक उसका इंटीग्रल हम राइट नहीं कर सकते, हमें उस मॉडुलस को वहां से हटाना होता है, उसे विदाउट मॉडुलस फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है। उसके आफ्टर हम आसानी से, काफी सिंपल होता है उस फंक्शन का इंटीग्रल देखना। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिए आप, सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। यहां से हम क्या देख रहे हैं, cos ऑफ x, इसको इक्वल टू 0 ले लीजिए। cos ऑफ x को, ये तो इनसाइड है, मॉडुलस को इग्नोर करो, cos ऑफ x को क्या ले लीजिए 0। अब बताइए आप यहां से cos ऑफ x इक्वल टू 0, 0 से किस किस की वैल्यू होती है, cos 90 हो सकता है, cos 270 हो सकता है, ऐसी स्टूडेंट्स काफी सारी वैल्यू हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, x की वैल्यू क्या होगी, 90 मतलब π/2 ये हो सकता है, या 3π/2 हो सकता है, ऐसे नेगेटिव भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, बैक साइड में -π/2 भी ले सकते हैं, लेकिन अभी पॉजिटिव इंटरवल है 0 to π, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इस इंटरवल के बिटवीन है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसे, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका x इक्वल टू क्या हो गया, π/2, लोअर लिमिट क्या गिवन है 0, अपर लिमिट क्या गिवन है π, 0। स्टूडेंट्स ये इंटरवल गिवन है 0 to π,
और 0 to पाई में आपको इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल लिखना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हम लोग। नहीं लिख पा रहे हैं तो मॉडुलस फंक्शन होने की वजह से आप किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, P3, क्योंकि P3 का यूज कहां किया जाता है, मॉडुलस फंक्शन। अगर यदि गिवन फंक्शन में मॉडुलस साइन हो तो आपको डेफिनेट इस प्रॉपर्टी का यूज करना ही करना है। अदर केसेस में भी करते हैं, लेकिन जनरली यहां तो हमें करना ही करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप, तो ये 0 to पाई है, इसको हमने क्या कर दिया, 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 0 to π/2 एंड π/2 to पाई। अच्छा, π/2 क्यों लिया हमने, इसका रीजन है, cos ऑफ x इक्वल टू 0 कहां होता है, क्यों भाई 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि 0 न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसको पॉजिटिव भी नहीं कहा जाता, इसको नेगेटिव भी नहीं कहा जाता। तो जो भी फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 आप ले लिया करें। ऐसा करने से x की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू जहां पर ये फंक्शन 0 होगा, न्यूट्रल होगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की 0, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होगी, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव होगी। ऐसा होता है स्टूडेंट्स। अब देखना है हमें, 2 इंटरवल में डिवाइड कर दीजिए, इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 to π/2। फंक्शंस में कोई चेंजेस आप नहीं करेंगे यहां पर, प्लस सेकंड इंटरवल क्या होगा, π/2 to पाई। स्ट्रेंथ देखिए आप लोग, यहां से आप चेक कर सकते हैं, ये यहां पर 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और जब cos ऑफ x पॉजिटिव हो तो mod sin को हटा के किससे मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव से। cos ऑफ x नेगेटिव हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना ही है, काफी सिंपल होता है। तो 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 to π/2 ये रहा, यहां से यहां तक हो गया स्टूडेंट्स। इस इंटरवल में cos ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्लस π/2 to पाई, ये वाला इंटरवल हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला π/2 to पाई। यहां पर cos ऑफ x क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस, नेगेटिव, तो mod sin को हटाना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव से। काफी आसान है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। काफी आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब काफी सिंपल हो गया। इसका इंटीग्रल क्या होगा स्टूडेंट्स, साइन ऑफ x लिमिट हो जाएगा 0 to π/2 प्लस माइनस कॉमन लेके माइनस साइन ऑफ x लिमिट है π/2 to पाई। उसके बाद क्या करना है आपको, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, फर्स्ट आप अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ऐसा करके फाइनली आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। और एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट्स यहां लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स है, अच्छा एग्जांपल है। मॉडुलर साइन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज लेना ही पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, तो मॉडुलर साइन को देखते ही आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज लेने वाले हैं, P3। P3 क्या करता है, इस इंटीग्रल को 2, 3, 4, 5 ऐसे इंटीग्रल्स के सम में डिवाइड कर देता है, और उसका आप क्या कर सकते हैं, जो मॉडुलर साइन है वो मॉडुलर साइन को वहां से हटाने में सक्सेस हो जाता है। और जैसे मॉडुलर साइन हट जाएगा तो आप आसानी से इंटीग्रल लिख देंगे। तो स्टूडेंट देखिए आप यहां से x³ - 1 इसके साथ मॉडुलर साइन है, तो सबसे पहले आप यहां ले लीजिए x³ - 1 इक्वल टू 0। हमें वो पॉइंट चाहिए जिसके कारण ये जो फंक्शन है वो न्यूट्रल हो जाता हो, अपनी वैल्यू को क्या देता हो, 0। वो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x³ - 1 इक्वल टू 0, इस फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर x लेंगे। यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग x, ऐसे होगा।
वो डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे लीजिए स्टूडेंट्स इसको, मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स ऐसे। यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक्स की वो वैल्यू चाहते हैं जिसके कारण एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या हो जाता है, जीरो। अपना मान जीरो देता हूं, मतलब न्यूट्रल देता हूं, पॉजिटिव भी नहीं रहता हो तो नेगेटिव भी नहीं रहता हो। ओके स्टूडेंट, यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डैश एक्स, इसके फैक्टर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको सेपरेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 0। स्टूडेंट्स जानते हो क्या क्या वैल्यू मिलेगी, -1 0 1। यहां से क्या मिलेगी 1, यहां से मिलेगी -1, यहां से क्या मिलेगी 0। तो x की 3 वैल्यू आपको यहां पर मिलती है। ये वो वैल्यू है जहां पर इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स, अपनी वैल्यू को क्या रख लेता है, 0। और 0 क्या होता है, नेगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग एक नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन पर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे -1 हो गया, ये कौन हो गया, 0 हो गया, ये कौन हो गया, 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो आपकी लिमिट्स गिवन है, इनको भी इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक्स की जो वैल्यू मिल गई है, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी मिल गई है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे आप। अब जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो -1 ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, +2 आपको 1 के आफ्टर मिलने वाला, ये हमने ले लिया +2। तो स्टूडेंट जो आपके इंटरवल हो गए, इंटरवल देखो -1 to 2, -1 to 2, ये आपका इंटरवल था सिंगल। अब हम इस इंटरवल को कितने इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, -1 to 0 फर्स्ट, 0 to 1 सेकंड और 1 to 2 3। 3 इंटरवल में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कैसे कर होगा इसमें, ऐसा जाएगा -1 to 0 स्टूडेंट्स। फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे आप, एक्स क्यू माइनस एक्स मोड साइन के साथ ऐड करना है, प्लस सेकंड क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 to 1 मोड एक्स क्यू माइनस एक्स dx, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट 1 to 2 मोड एक्स क्यू माइनस एक्स dx। एक सिंगल इंटरवल था, हमने इसे 3 इंटरवल में डिवाइड कर लिया है, या 3 डेफिनेट इंटीग्रल के सम में राइट कर दिया है। ऐसा करने का कारण क्या है, यहाँ पर हम मॉडुलस को हटाना चाहते हैं तो आप मॉडुलस को नहीं हटा पाएंगे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो मॉडुलस को हटा पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है जब मॉडुलस को हटाया जाता है तो इस इनसाइड वाले फंक्शन को आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी एक साइन से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटरवल के बिटवीन कोई भी वैल्यू को चूज करते हैं और उस वैल्यू के चूज करने पर यदि ये नेगेटिव आता है तो आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव। यहाँ क्या देखते हैं, इन दोनों के बिटवीन आप वैल्यू को उठाइए, किसी एक वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव आ जाएगा, अदर वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाएगा, तो हम तो खुद कंफ्यूज हो गए, इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव से। तो हमने क्या किया, सिंगल इंटरवल को हमने 2 या 2 से अधिक इंटरवल में क्या कर लिया है कि सम में डिवाइड कर लिया। अब आप इंटरवल को देखिए, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू चूज कीजिए, इनके बिटवीन -1 to 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू, सिंगल की बात है, कोई भी आपकी जो चॉइस में है वो चूज कर लीजिए और यहाँ पर पुट कीजिए। आप देखेंगे हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन का साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं। जैसे -1 and 0 के बिटवीन, -1 and 0 के बिटवीन साइन क्या होगा, जैसे आपने ले लिया -12 ले लिया, सोच लीजिए -12, तो ये कितना हो जाएगा, -1/8। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -12 रखेंगे तो +1/2, तो +1/2 एंड -1/8, बड़ी वैल्यू कौन सी है, +1/2, तो ये पॉजिटिव हो गया।
और ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड हटा देंगे और प्लस के साथ कर देंगे। और ये भी ज्यादा बहुत अच्छा होता है, अगर इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस से होगा। ये एक सिस्टम होता है इसके अंदर। यहां से भी हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट इंटरवल होता है यहां से देखिए आपने इसके फैक्टर कर लिए, ये फैक्टर हो गए, लीनियर फैक्टर होने चाहिए तो लीनियर फैक्टर हो गए, ये सब लीनियर फैक्टर है। सब में जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, देखो प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। स्टूडेंट्स यदि ऐसा है तो हम डायरेक्टली भी साइन दे सकते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे आप, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि मैं किसको प्लस से मल्टीप्लाई करूं किसको माइनस से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट आप इसके लीनियर फैक्टर कर लेंगे, ये लीनियर फैक्टर पावर 1 1 1 लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर करने के बाद क्या देखेंगे, x का जो मल्टीप्लाई में साइन है वो प्लस होना चाहिए, प्लस प्लस प्लस। यदि ऐसा है तो डायरेक्टली आप कहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कहां से, इस इंटरवल को कहां से स्टार्ट करेंगे, आपका इंटरवल यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके पीछे तो मतलब ही नहीं है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे। तो करना क्या है, इस मोड को हटाना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है, इस मोड को हटाना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इस मोड को हटाना है, प्लस से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर ये जो x है वो नेगेटिव हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन और भी अच्छा तरीका है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा बिल्कुल। यहां से देखो, आप तो इस इंटरवल के बीच देखो, आपने क्या लिया, -1/2, -1/2 यहां भी पुट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके फैक्टर में भी पुट कर सकते हैं, यहां भी ठीक है, बात है, यही से आ रहा है। चलो हम तो यही पुट कर लेते हैं, एक बार पुट करके बताओ, -1/2 का होल क्यूब और माइनस -1/2। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये +1/2, ये क्या हो जाएगा -1/8। आपको साइन देखना है, साइन क्या होगा, ये लार्ज है स्मॉल है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो जो क्या कर देंगे हम लोग, -1 2 0 पॉजिटिव प्लस x³ माइनस x। मोड साइन को हटा देना है, मोड साइन हटते तो हम लोग इंटीग्रल तो आसानी से लिख लेते हैं, प्लस 0 to 1। स्टूडेंट देखिए, आप इन दोनों के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं ले रहा हूं वो ही आप लेंगे, जो चाहे ले ले, सबके लिए सेम साइन आएगा इनके बिटवीन। जैसे आपने 1/2 ले लिया तो आप देखिए, आप 1/2 रखेंगे तो 1/8 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x³ माइनस x dx प्लस 1 to 2। इन दोनों के बिटवीन कोई वैल्यू, स्टूडेंट 3/2 ले लीजिए, 3/2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27/8 माइनस 3/2। स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, आप देख सकते हैं क्या, एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 27 माइनस कितना होगा 4 12, पॉजिटिव साइन आ गया स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और पॉजिटिव से, x³ माइनस x dx। अब तो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल राइट कर सकते डायरेक्टली 4/4 माइनस x²/2। फंडामेंटल थ्योरम से -1 to 0 आपका लिमिट पहले पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x⁴/4 माइनस x²/2, लिमिट है 0 to 1, प्लस का इंटीग्रल हो जाएगा 4/4 माइनस x²/, लिमिट हो जाएगी 1 to। अब देख रहे हैं इंटीग्रल सबका सेम है, लेकिन लिमिट्स डिफरेंट होने की वजह से सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी, सबका हम टोटल कर लेंगे, और टोटल करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, एक डेफिनेट वैल्यू आपको मिलेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो गिवन डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू को। और डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बाउंडेड रीजन का एरिया होता है,
आने वाले लेसन में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हम डायग्राम के साथ एक डेफिनेट इंटीग्रल को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू को हम डिफरेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। आज की जो कंडीशन है, हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है उस पर भी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं, और कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जो प्रीवियस मेथड है वो तो यूज होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट मेथड और हम समय के साथ साथ लेते जा रहे हैं, उनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली है P1, फिर हमने सेकंड प्रॉपर्टी P2 एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है P3। P3 का यूज जनरली कौन से इंटीग्रल में किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल में कौन सी कंडीशन में, जब गिवन फंक्शन मॉडुलस के साथ हो, मॉडुलस साइन उस फंक्शन में अवेलेबल हो, तब आपको 100% P3 का यूज करना होता है। और P3 का यूज करके आप उस डेफिनेट इंटीग्रल को 2 या 2 से अधिक इंटीग्रल के सम में डिवाइड करके आप इंटीग्रल लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपको करना क्या है, अच्छे डिफरेंट क्वेश्चंस लेने हैं और स्पेशली P3 की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।